नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। पृथ्वी की जो फिजिकल कंडीशन है, उस फिजिकल कंडीशन के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। क्योंकि पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, उसको समझना बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी का जो विकास हुआ है, उसके बाद उस पर मानव जीवन आया है। तो मानवीय जीवन के इतिहास को समझना है, किस प्रकार से भारतीय इतिहास उद्भव हुआ, मानवीय इतिहास किस प्रकार से उद्भव हुआ, तो उसको समझने के लिए हमें सबसे पहले पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है कि पृथ्वी के अंदर कौन कौन से तत्व हैं, किस प्रकार पृथ्वी के जो केंद्रीय भाग है, जो केंद्र बिंदु है, पृथ्वी का केंद्र बिंदु में आकर लिक्विड है या ठोस है, तो उसको समझना बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। क्योंकि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझना इसलिए आवश्यक है, क्योंकि यदि हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझ लेंगे, तो पृथ्वी के जो ऊपर ज्वालामुखी, भूकंप या फिर भूस्खलन, सुनामी जैसी जो आपदाएं आती हैं, तो इन आपदाओं के माध्यम से बहुत बड़ी संख्या में मानवीय जो जान माल की हानि होती है, जो पशुओं की क्षति होती है, पेड़ पौधे इत्यादि जो मानवीय जान माल की हानि होती है, संपत्ति की क्षति होती है, तो इस सबसे बचा जा सकता है। इसके साथ साथ पृथ्वी के जो वास्तविक इतिहास है, उसकी जानकारी भी हमें पृथ्वी के केंद्र बिंदु या फिर पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है कि पृथ्वी के अंदर क्या है, उसके माध्यम से हमें मिल सकती है। और अभी तक हम बात करें तो पृथ्वी के अंदर जो फिजिकल रूप से, जो भौतिक रूप से यदि हम खुदाई करने का जो हमारा द्वारा प्रयास किया गया है, उस वह प्रयास केवल 11 किलोमीटर तक सफल रहा है। यानी मानवीय उपकरण जितने भी मानव के पास जितने भी उपकरण मौजूद हैं, तो उन उपकरणों के माध्यम से अभी तक केवल 10 से 11 किलोमीटर तक ही खुदाई की जा सकी है। यानी जितने भी मानवीय उपकरण, जितनी भी मानवीय क्षमता है, उन मानवीय क्षमताओं का प्रयोग करते हुए मानव के द्वारा केवल 11 किलोमीटर तक ही खुदाई की जा सकती है। और पृथ्वी के अंदर जो पृथ्वी का केंद्र बिंदु है, वह लगभग ऐसा माना जाता है कि वह केंद्र बिंदु लगभग 6100 किलोमीटर अंदर पाया जाता है। यानी पृथ्वी का जो केंद्र बिंदु है 6100 किलोमीटर अंदर है। तो पृथ्वी के केंद्र बिंदु तक तो पहुंचना मानव को भौतिक रूप से या फिर किसी उपकरण के माध्यम से संभव नहीं है। इसलिए हमें कुछ ऐसे स्रोत मिले हैं, ऐसे कुछ हमारे पास जो वैज्ञानिक स्रोत हैं, उनके माध्यम से ही हम कुछ अनुमान के अनुसार या फिर वैज्ञानिक खोज के अनुसार यह हम पता लगा सकते हैं कि जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार से हो सकती है। क्योंकि यदि हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझ लेंगे, तो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना में निरंतर परिवर्तन हो रहे हैं, उन आंतरिक परिवर्तनों का जो पृथ्वी की धरातल है, उस पर बहुत गंभीर प्रभाव पड़ता है। क्योंकि इसी के माध्यम से भूकंप आता है, ज्वालामुखी आते हैं, सुनामी आती हैं, कई प्रकार की आपदाएं आती हैं। तो यदि हम आंतरिक संरचना के विषय में हमें यदि जानकारी होगी, तो हमें इन जो आपदाएं आती हैं, तो आपदाओं से निपटने में आसानी हो सकती है। जैसे कि 2004 में सुनामी आई थी, तो और उससे पहले 2001 में गुजरात के भुज में भूकंप के झटके आए थे। तो ऐसी आपदाओं से बहुत बड़ी संख्या में जान माल की हानि होती है। तो हमारा जो चैप्टर है फिजिकल कंडीशन ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना, तो यदि हम उसके आंतरिक संरचना के विषय में समझ लेंगे, तो हमें जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, उन आपदाओं से जो हमारे जो कुछ बचाव आवश्यक हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बाँटा जाता है। पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, वह 3 उसके 3 भाग हैं। जो पहला भाग है, उसे हम भूप्रपट्टी कहते हैं। दूसरा भाग जिसे हम मेंटल कहते हैं और तीसरा भाग उसे हम क्रूड कहते हैं। तो पृथ्वी 3 भागों में बटी हुई है। पृथ्वी का जो आंतरिक हिस्सा है, वो उसके 3 भाग हैं, भूपर्वतीय, मेंटल और क्रूड। क्योंकि इन 3 भागों को अलग-अलग नाम इसलिए दिया गया है, क्योंकि पृथ्वी के भूपर्वतीय में कुछ अलग तत्व पाए जाते हैं, मेंटल में कुछ अलग तत्व पाए जाते हैं, क्रूड में कुछ अलग तत्व पाए जाते हैं। तीनों जो जो भाग हैं, पृथ्वी के आंतरिक भाग हैं, उन तीनों भाग की अलग-अलग विशेषताएं हैं, अलग-अलग उनमें तत्व पाए जाते हैं, अलग-अलग उनमें पदार्थ पाए जाते हैं। इसलिए वह 3 भाग उनकी विशेषताओं के आधार पर उनको बांटा गया है। ठीक। तो पृथ्वी की, चूंकि हम आंतरिक संरचना के विषय में बात कर रहे हैं, तो हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझना है। तो जो सबसे पहला जो हमारे पास जो कृत्रिम साधन है, वो है पृथ्वी की सघनता, पृथ्वी के पदार्थों की सघनता। जैसे वर्तमान में हम धरातल पर निवास करते हैं, तो धरातल में जो तत्व पाए जाते हैं, उनकी सघनता कम है। यानी जो धरातल है, उसमें अधिकतर जो तत्व पाए जाते हैं, वह है सिलिका और एल्यूमिनियम। सिलिका और एल्यूमिनियम बहुत ही सघन तत्व नहीं है, यानी इनकी डेंसिटी कम है। इसकी अपेक्षा यदि हम पृथ्वी के अंदर जाएं, तो मेंटल में या और उसके अंदर जाएं क्रूड में, तो और अधिक सघनता पाई जाती है।
तो सबसे पहला हमें जो समझना है वह पृथ्वी की जो धरातल है, धरातल के जो आंतरिक भाग है, चाहे भूपर्पटी चाहे मेंटल चक्रोट, इन तीनों की सघनता के विषय में समझना होगा कि यदि हम पृथ्वी के अंदर जाते जाएंगे, पृथ्वी के अंदर जैसे हम केंद्र बिंदु तक पहुंचेंगे, तो केंद्र बिंदु में, पृथ्वी के केंद्र में सबसे अधिक सघनता पाई जाती है, क्योंकि पृथ्वी के केंद्र बिंदु में लोहा और निकल जैसी बहुत मजबूत, बहुत सघन धातुएं पाई जाती हैं। इसलिए पृथ्वी का जो केंद्र है उसे हम नीफे भी कहते हैं, क्योंकि उसमें निकल और फेरस जैसी बहुत मजबूत धातुएं, बहुत सघन धातुएं पाई जाती हैं। ठीक, इसके अलावा जो भूपर्पटी है, जो जो बीच का भाग है, पृथ्वी के तीन भाग, हमने आंतरिक भागों की बात की, पृथ्वी के अंदर पृथ्वी तीन भागों से बनी हुई है, तो जो दूसरा भाग है भूपर्पटी वाला भाग, तो भूपर्पटी वाले भाग में दो धातुएं प्रमुख रूप से पाई जाती हैं, उस वह है सिलिका और मैग्नीशियम। सिलिका और मैग्नीशियम पाई जाती है, इसलिए हम इसे जो भूपर्पटी है उसको सीमा भी कहा जाता है। और जो पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग है जिसे भूपर्पटी कहते हैं, उसे सिलिका भी कहा जाता है, उसे सियाल भी कहा जाता है, सियाल, क्योंकि इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम की प्रधानता पाई जाती है। तो इस प्रकार जो हमने जो पहला हमारा जो पहला मुद्दा था, पहला पॉइंट था डेंसिटी के बारे में, तो पृथ्वी के अंदर हम जैसे जैसे केंद्र बिंदु की तरफ बढ़ेंगे, तो पृथ्वी के अंदर डेंसिटी या सघनता धीरे धीरे बढ़ती ही जाती है, ऐसा कि हम अभी सिद्ध कर चुके हैं, क्योंकि पृथ्वी के अंदर जो पृथ्वी का केंद्रीय भाग है उसमें और अधिक सघन धातुएं पाई जाती हैं, उसमें और अधिक लोहा, फेरस जैसी मजबूत धातुएं पाई जाती हैं। तो पृथ्वी का जो धरातल है वह सघन है, लेकिन जो केंद्र बिंदु है, जो अंत पृथ्वी के अंदर जाएंगे तो सघनता धीरे धीरे बढ़ती ही जाएगी। तो पहला हमने डेंसिटी के बारे में, पृथ्वी की जो सघनता है, पृथ्वी के अंदर कौन से तत्व है उनके बारे में हमने सघनता के विषय में समझा। अब दूसरी बात हम करते हैं दबाव के विषय में। जो पृथ्वी के अंदर जो तीन संरचना पाई जाती है, तीन भाग हो, भूपर्पटी, मेंटल क्रोट, तो भूपर्पटी है वह मेंटल पर ऐसी, मतलब भूपर्पटी के नीचे मेंटल पाया जाता है और मेंटल के नीचे क्रोट है। तो इस प्रकार से भूपर्पटी का दबाव मेंटल पर लग रहा है और मेंटल का दबाव क्रोट पर लग रहा है। तो इसलिए पृथ्वी के जो आंतरिक भाग है, जो केंद्र बिंदु जो क्रोट है, उस पर दबाव अधिक पाया जाता है। मान के चलिए उदाहरण के लिए यहाँ पर जो दबाव है वह 3 है, तो यहाँ पर जो दबाव है इससे 6 होगा, और ये जो केंद्र बिंदु है पृथ्वी का, उस पर और अधिक दबाव होगा। परंतु हमने यहाँ पर दो तत्वों की बात की, पहला हमने सघनता की बात की और दूसरा दबाव की बात की। तो जो सघनता है पृथ्वी के अंदर, जो सघन, जो पृथ्वी का केंद्र बिंदु, जैसा कि हम सिद्ध कर चुके हैं कि केंद्र बिंदु सघन है, परंतु उसमें सघनता का प्रमुख कारण प्रेशर भी है, दबाव भी है। क्योंकि उदाहरण के लिए आप मान के चलिए, यदि किसी एक एक डिब्बा है हमारे पास में, तो डिब्बे में यदि कोई कुछ कागज रखे हुए हैं या कुछ पदार्थ रखा हुआ है, यदि हम उसको दबाना चाहें, यदि इस पर हम प्रेशर लगाना चाहें, उसे फोर्स लगाना चाहें, तो एक निश्चित सीमा तक दबेगा, उससे अधिक दबाव संभव नहीं है, उससे अधिक सघनता संभव नहीं है। इसलिए दबाव के कारण पृथ्वी के अंदर सघनता है, यह वास्तविक तथ्य है, परंतु केवल दबाव के कारण ही सघनता है ऐसा सही नहीं है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर जो लोहा, जो निकल जैसी जो जो मजबूत धातु पाई जाती है, जो सघन धातु पाई जाती है, इसलिए पृथ्वी के अंदर जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है वह सघन है। और क्योंकि दबाव के कारण भी कोई चीज सघन होती है, मान के चलिए यह मेरे पास पेन है, और यदि इस पेन को यदि हम मतलब दबाव लगाया जाए, तो इस पेन को आकार को बदला जा सकता है, परंतु जो पेन का जो जितना मतलब इसको पूर्ण रूप से दबाव, मतलब कितना भी दबाव लगा दिया जाए, कुछ ना कुछ तत्व अवश्य बचेगा। तो दबाव की भी एक निश्चित सीमा होती है। तो हम दो तत्व सिद्ध कर चुके हैं कि पृथ्वी का, जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर भूपर्पटी यानी धरातल, पृथ्वी के धरातल से आंतरिक भाग में हम यदि जाएंगे, तो सघनता बढ़ेगी, और पृथ्वी के आंतरिक भाग में हम जैसे जाते जाएंगे तो दबाव भी बढ़ता जाएगा। तीसरी चीज की हम बात करें टेम्परेचर, कि पृथ्वी के धरातल पर जो टेम्परेचर पाया जाता है, क्या वही टेम्परेचर पृथ्वी के आंतरिक भाग में पाया जाता है? क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग में तो बहुत सी गतिविधियां चल रही हैं, उसी के माध्यम से प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को समझना पड़ता है। जो अभी हमारे जो हिमालय में जो जो हलचल होती है, उसका कारण भी यही है, ज्वालामुखी आते हैं, टेम्परेचर। तो पृथ्वी के अंदर क्या जो वर्तमान में जो धरातल पर टेम्परेचर है, क्या वही पृथ्वी के अंदर टेम्परेचर भी है? नहीं। तो जो अभी जो जहां तक जो खोजें हुई हैं उनके अनुसार पता चला है कि पृथ्वी के जो धरातल है, जैसे कि उदाहरण के लिए समझ लें, जैसे हम एक गुफा खोदते हैं, एक सुरंग खोदते हैं, तो पृथ्वी के जो सुरंग होगी, तो सुरंग में टेम्परेचर का तापमान या तापमान अधिक ही होगा।
तो पृथ्वी के अंदर जैसे जैसे हम सुरंग खोदेंगे तो तापमान बढ़ता ही जाएगा। तो पृथ्वी के अंदर हम जैसे जैसे जाते जाएंगे तापमान बहुत अधिक होता जाता है। तो निष्कर्ष यह है, टेम्परेचर का निष्कर्ष यही है कि पृथ्वी के जो केंद्र बिंदु है, जो आंतरिक भाग है, उसमें बहुत अधिक संख्या, बहुत अधिक टेम्परेचर है। मान के चलिए 1000 डिग्री से अधिक सेल्सियस से अधिक टेम्परेचर पृथ्वी के आंतरिक यानी क्रोड या केंद्र भाग में है। ठीक, तो अभी हम एक चित्र के माध्यम से इसको समझते हैं। मान के चलिए ये आपकी पृथ्वी है, पृथ्वी का यह धरातल है, पृथ्वी का यह धरातल है। ठीक, तो पृथ्वी के धरातल में यह भाग यह जो धरातल है यहाँ पर हम निवास कर रहे हैं, तो यहाँ यह भाग तक यह भूपर्पट्टी है, भूपर्पट्टी, इतना भाग भूपर्पट्टी है। और इसके अंदर जितना ही हम आएंगे तो फिर यहाँ से इतना भाग, यह भाग मेंटल है, इसको मेंटल कहते हैं। और जो पृथ्वी का जो केंद्र बिंदु है यह केंद्रीय भाग है, इसे हम क्रोड कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमने यह तीन, इसके बारे में, इसकी हमने सघनता के विषय में हमने चर्चा की, हमने प्रेशर के विषय में, हमने दबाव के विषय में चर्चा की, और हमने टेम्परेचर के विषय में बात की। तो यहाँ पर पृथ्वी का जो केंद्रीय भाग है उसमें टेम्परेचर सबसे अधिक पाया जाता है। तो पृथ्वी की हम जो आंतरिक संरचना को समझ रहे हैं कि किस प्रकार से पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की जो फिजिकल कंडीशन है, पृथ्वी की जो जो कंडीशन है कि तो उसको समझने के लिए हमने तीन तत्वों के विषय में, सघनता, दबाव और टेम्परेचर के विषय में हमने चर्चा की। अब कुछ उन और तत्वों की बात करते हैं, प्राकृतिक तत्वों की बात करते हैं। यह तो हमने कृत्रिम रूप से, यानी वैज्ञानिकों के अनुसार ऐसा अनुमान लगाया गया है कि पृथ्वी के अंदर जाने से टेम्परेचर बढ़ता है, पृथ्वी के अंदर जाने से सघनता बढ़ती है, पृथ्वी के जैसे जैसे अंदर जाएंगे दबाव भी बढ़ता है। यह तो हमने अनुमान लगाया, परंतु जो हमारे सामने जो प्राकृतिक साक्ष्य हमारे सामने है, तो उन साक्ष्यों का सहारा लेते हुए भी हम कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पृथ्वी के जो आंतरिक भाग है वो किस प्रकार से होगा। तो उसको हम निष्कर्ष निकालने के लिए, उसको समझने के लिए जो सबसे पहला साक्ष्य वो ज्वालामुखी का है। तो क्योंकि पृथ्वी की ज्वालामुखी तो पृथ्वी से अंदर से आता है, पृथ्वी के जो आंतरिक भाग में जो हलचल होती है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो बदलाव होते हैं, उसी के अनुसार तो ज्वालामुखी उत्पन्न होता है। तो ज्वालामुखी का कोई प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता है, कि बताया नहीं जा सकता है कि ज्वालामुखी तब अब उत्पन्न होगा, कि ज्वालामुखी अब उद्गार होगा। तो ज्वालामुखी जब उत्पन्न होता है तो ऐसी कोई भविष्यवाणी नहीं होती है कि ज्वालामुखी का उद्गार अब होने वाला है। तो ज्वालामुखी के माध्यम से जो मैग्मा, पृथ्वी के जो जो मैग्मा जो लिक्विड निकलता है, जैसे जो लिक्विड निकलता है जो आंतरिक भाग से, उसे जब जब तक वह अंदर रहता है उसे मैग्मा कहते हैं। और जब वह लिक्विड बाहर आता है तो उसे लावा कहा जाता है। तो जब वह लावा बाहर आता है तो उसमें कुछ राख भी होती है, कुछ धूलकण भी होते हैं, कुछ गैसें भी होती हैं। तो और वह लावा लिक्विड अवस्था में होता है, तरल अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में होता है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग कहीं ना कहीं ऐसी परत जरूर पाई जाएगी, पाई होगी, रही होगी, जिसमें ऐसी परत जरूर होगी जिसमें जो द्रव अवस्था में है, जो लिक्विड अवस्था में है। ठीक, इसलिए तो पृथ्वी के आंतरिक भाग से ज्वालामुखी उत्पन्न होता है। ठीक, तो ज्वालामुखी के जो उद्गार होता है, जो ज्वालामुखी का उत्पत्ति होती है, तो ज्वालामुखी उत्पत्ति से जो लावा निकलता है, जो लिक्विड निकलता है, उसके माध्यम से हम यह निष्कर्ष निकालते हैं, यह हमें सिद्ध होता है कि पृथ्वी का एक ऐसी परत, पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के धरातल में एक ऐसी परत है जो लिक्विड अवस्था में है, जो तरल अवस्था में है। और वह परत जो कि हम बता रहे, वैज्ञानिकों के द्वारा जो रिसर्च किया गया है, जो खोज की गई है, उसके अनुसार यह पता चला है कि पृथ्वी का जो लावा, जो ज्वालामुखी का जो लावा निकलता है वह इस भाग, यानी मेंटल, इस मेंटल वाले भाग से निकलता है, यहाँ से। ठीक, यानी 100 से 150 किलोमीटर की यहाँ पर जो मेंटल भाग है, 150 या 200 किलोमीटर गहराई से है मैग्मा पृथ्वी के अंदर से, 150 या 200 किलोमीटर की गहराई से है मैग्मा पृथ्वी के बाहर उत्पन्न होता है। तो ज्वालामुखी एक प्रमुख साक्ष्य है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में, पृथ्वी की आंतरिक सतह के विषय में जानने के लिए। जो अभी तक जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जानने के लिए हमारे पास जो सबसे बड़ा जो साक्ष्य है वो है भूकंप। भूकंप, तो भूकंप, हम यदि हम भूकंपों की बात करें तो भूकंप जो आते हैं, तो भारत में भूकंप बहुत, मतलब उतनी बड़ी संख्या में देखने को नहीं मिलते हैं। परंतु जापान एक देश, ऐसा देश है, फिलीपींस कुछ ऐसे, फिलीपींस जैसे देश है जहां पर भूकंप एक बहुतायत में, बहुत बड़ी संख्या में, उसकी बारंबारता बहुत अधिक होती है। तो भूकंप के माध्यम माध्यम से वैज्ञानिकों के द्वारा भूकंप के माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने का प्रयास किया गया है।
ठीक, भूकंप के माध्यम से कैसे आंतरिक संरचना को समझा गया, उसको हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले भूकंप में जो 3 तरंगें होती हैं, 3 वेव्स होती है भूकंप। जब भूकंप आता है तो भूकंप आना मतलब पृथ्वी में हलचल होना। पृथ्वी की जो आंतरिक भाग में कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं, तो उसके माध्यम से पृथ्वी का जो धरातल है वो हिलता है, उसमें कंपन होता है, उसी को भूकंप कहते हैं। तो भूकंप लाने के लिए 3 जो तरंगें होती हैं, जो 3 वेव्स होती हैं और उत्तरदायी होती हैं। जो सबसे पहली वेव्स होती है उसे पी वेव्स कहते हैं, यानी प्राइमरी वेव्स कहते हैं, प्राथमिक वेव्स कहते हैं। जो दूसरी वेव होती है उसे हम सेकेंडरी वेव कहते हैं, यानी द्वितीयक वेव कहते हैं। और तीसरी जो तरंग होती है उसे जो धरातली तरंग कहते हैं, एल वेव कहते हैं। तो इन 3 तरंगों के माध्यम से पृथ्वी में जो भूकंप आता है वो केवल 3 तरंगों के माध्यम से आता है। तो इन तरंगों के माध्यम से पृथ्वी की हमें आंतरिक संरचना के विषय में जानना, क्योंकि हमारा यह अध्याय है वह पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम भूकंप से कैसे जान सकते हैं, कैसे खोज सकते हैं। तो जो पी वेव है, पी वेव जो सबसे पहले यदि भूकंप आता है तो भूकंप आने के लिए सबसे पहले पी वेव उत्पन्न होती है। जब भूकंप आता है तो भूकंप जो हमारे जो भूकंप मापी जो यंत्र है उसे हम सिस्मोग्राफ कहते हैं। तो सिस्मोग्राफ के माध्यम से जो सबसे पहले जो वेव रिकॉर्ड होती है सिस्मोग्राफ यंत्र में, जो वेव रिकॉर्ड होती है, जो तरंग रिकॉर्ड होती है, उसे हम पी तरंग कहते हैं। पी यानी प्राइमरी वेव, प्राथमिक वेव। तो सबसे पहले जब भूकंप आता है तो उसमें प्राथमिक वेव उत्पन्न होती है, प्राथमिक तरंगें उत्पन्न होती है। तो प्राथमिक तरंगों की खासियत यह है कि यह तरंगें बहुत बहुत अधिक गति से चलती हैं। इन तरंगों की गति बहुत अधिक होती है, परंतु यह तरंगें जो जब द्रव आता है, यानी जब द्रव से उतनी अधिक गति से नहीं संचालित हो पाती है। यानी पृथ्वी के अंदर यदि ठोस होगा, जिस भाग में ठोस होगा, तो ठोस में तो यह गति यह इसकी इन तरंगों की पी तरंगों की गति बहुत अधिक होगी, परंतु द्रव जब भाग उत्पन्न होगा, जब द्रवित भाग होगा, जहाँ लिक्विड भाग होगा, वहां पर इनकी गति कम हो जाती है। तो जहां यदि हम पी तरंगों को ट्रेस कर लें, यदि हम पी तरंगों को खोज लें, तो हमें लिक्विड के बारे में जानकारी मिल सकती है कि पृथ्वी का कौन सा भाग लिक्विड है। ठीक, तो पी तरंगें जो ठोस होता है, ठोस में बहुत अधिक गति से चलती है, परंतु जो लिक्विड होता है, जो तरल होता है, जो द्रव होता है, उसमें जो पी तरंगों की गति थोड़ी सी कम हो जाती है। अब हम बात करते हैं एस तरंगों की, सेकेंडरी वेव या द्वितीयक वेव। जो द्वितीयक वेव की विशेषता है कि द्वितीयक वेव जो द्वितीयक तरंगें होती हैं वह द्रव में नहीं संचालित हो पाती है। यानी जहां भी लिक्विड आएगा, पृथ्वी के अंदर जिस भाग में लिक्विड होगा वहां से एस तरंगें संचालित नहीं हो पाएंगी, पृथ्वी के उस भाग से एस तरंगें आगे नहीं बढ़ पाएंगी। यानी एस तरंगें केवल ठोस माध्यम से ही चल सकती हैं, ठोस माध्यम में ही संचालित नहीं है, और जहां भी द्रव आएगा तो वहां पर एस तरंगें लुप्त हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी। ठीक, जो तीसरी तरंग होती है उसे एल तरंग कहते हैं। तो एल तरंग पृथ्वी के धरातल पर उत्पन्न होती है, यानी पृथ्वी के जो मान के चलिए यह पृथ्वी है, मान के चलिए यह पृथ्वी है, तो पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है तो एल तरंगें ऊपरी भाग में ही प्रेषित होती हैं। पृथ्वी के केंद्र का जो एल तरंगें होती हैं, जो धरातली तरंगें होती हैं, उनका केंद्र से कोई संबंध नहीं, केंद्र से उत्पन्न नहीं होती है। तो ठीक है, तो जो एल तरंगें होती हैं वह कम महत्वपूर्ण है, परंतु सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती हैं, क्योंकि इनकी गति धीमी धीमी होती है और आराम आराम से, मतलब यह एक धीमे जहर जैसी काम करती हैं। यह उनकी उत्पत्ति तो यह बहुत स्लो गति से चलती है, परंतु सबसे अधिक ड्यूरेशन तक यही तरंग रहती है। इसलिए भूकंप के कारण जितना भी नुकसान होता है वह एल तरंगों के माध्यम से ही होता है। परंतु हम जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, वह जानकारी को समझने के लिए हमें केवल 2 तरंगों की आवश्यकता होती है, पी और एस, क्योंकि एल तरंगें पृथ्वी के ऊपरी भाग में होती हैं, और यदि हमें पृथ्वी के आंतरिक भाग में समझना है तो हमें पी और एस तरंगों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होगी, क्योंकि पी और एस तरंगें पृथ्वी के आंतरिक यानी केंद्र बिंदु से उत्पन्न होती है, पृथ्वी के आंतरिक भागों से उत्पन्न होती है। तो हम एक चित्र के माध्यम से समझते हैं कि किस प्रकार से जो पी, एस और एल तरंगों के माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो मान के चलिए यह हमारी पृथ्वी है, यह हमारी पृथ्वी है, और यहाँ पर सभी जगह जो भूकंप मापी यंत्र लगी हुई है, यानी सिस्मोग्राफ लगा हुआ है। ठीक, तो जब जो है यह पी तरंग, यहाँ यह पृथ्वी का केंद्र बिंदु है, तो पी तरंग उत्पन्न होगी। मान के चलिए यहाँ से पी तरंग यहाँ से यहाँ पी तरंग उत्पन्न हुई,
तो पी तरंग यहाँ से उत्पन्न हुई, तो यहाँ पर पृथ्वी की सबसे पहले यहाँ पर हिट किया, यहाँ से पी तरंग उत्पन्न हुई, फिर यहाँ से उत्पन्न हुई एस तरंग, तो इसने पृथ्वी के जो जो ऊपरी भाग है उसको हिट किया, तो यहाँ पर भूकंप आया। तो जब पी तरंग ने यहाँ पर हिट किया, ठीक, यहाँ यह पी तरंग है और एस तरंग है, ठीक, तो पी तरंग ने हिट किया, परंतु जो वैज्ञानिक खोजें हुई हैं अभी यहाँ पर यह पृथ्वी का केंद्र है, क्रूड है, ठीक, तो जब पी तरंगे जाएंगी, यह जब वापस आएंगी वापस, तो यहाँ पर यह ऐसी ऐसी रहेंगी, ऐसी इस तरह से मुड़ती जाएंगी, ठीक, एस तरंगे भी इस तरह से मुड़ती रहेंगी इससे टकराकर, परंतु इसके अंदर नहीं जा पाएंगी। पी तरंगों की गति, जो पी तरंगे होंगी वो उनकी गति ऐसी होगी, यह पी तरंगे है, ठीक, परंतु जो एस तरंगे होती हैं, तो एस तरंगे इससे आगे नहीं निकल पाती हैं, यानी यहां से यहां तक एस तरंगे नहीं पाई जाती हैं, क्योंकि एस तरंगों की विशेषता ही है कि यह लिक्विड से पास नहीं हो पाती हैं। जहां भी पृथ्वी के अंदर लिक्विड होगा वह एस तरंगे वहां से आगे नहीं जा पाएंगी। तो जो पी तरंग है, जो पी तरंग है वह तो इसके आगे निकल जाती है, इस तरह इस भाग में चली जाती है, परंतु जो एस तरंग है वह केवल यहां समाप्त हो जाती है, ठीक। तो पी तरंग तो यहाँ पर आगे चली जाती है, क्योंकि यहाँ पर पी तरंग की गति कम हो रही है, क्योंकि यहाँ पर लिक्विड है। तो पृथ्वी का जो केंद्रीय भाग है, जो बाहरी क्रोड है, वह लिक्विड अवस्था में है, इससे यह सिद्ध होता है, ठीक। तो यहाँ पर जो एस तरंग है यहाँ पर लिप्त हो जाएगी यहाँ पर, और जो पी तरंग है वह अपनी गति को कम कर लेगी, यानी सीधा हो जाएगी। तो इससे यह सिद्ध होता है कि हम भूकंप के माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जानकारी लगा सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हमने जो बात की कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में, तो हमने बताया कि किस प्रकार से, अभी तक हमने मतलब कोई रिवीजन कर दूं। सबसे पहले हमने डेंसिटी के बारे में बात की कि पृथ्वी के अंदर जो डेंसिटी है, जो सघनता है, किस प्रकार से तत्वों की सघनता है, कि पृथ्वी के अंदर जैसे जैसे हम केंद्र की ओर जाते जाएंगे पृथ्वी के अंदर सघनता बढ़ती जाएगी। दूसरी हमने बात की दबाव की, तो पृथ्वी के अंदर जैसे हम धरातल से शुरू होंगे, धरातल से हम जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर जाती जाएंगी सघनता बढ़ती ही जाएगी। तीसरी बात हमने बात की पृथ्वी के अंदर जो टेम्परेचर की, तो पृथ्वी के धरातल पर जो टेम्परेचर है बहुत कम टेम्परेचर है, पृथ्वी का जो केंद्रीय भाग है कि हम जैसे जब बढ़ते जाएंगे तो टेम्परेचर तापमान बहुत अधिक हो जाएगा, करीब 1000 डिग्री सेल्सियस पृथ्वी का केंद्रीय बिंदु का तापमान हो सकता है, ऐसा अनुमान लगाया गया है, ठीक। इसके बाद हमने बात की पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए ज्वालामुखी प्रमुख साक्ष्य है, क्योंकि ज्वालामुखी के लावे के माध्यम से हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में समझ सकते हैं। इसके बाद हमने भूकंपी साक्ष्य की बात की, जो सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य है। इससे अधिक महत्वपूर्ण कोई साक्ष्य नहीं है, जितना भी अभी पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हमने समझा है, वह केवल हमने बहुत अधिक संख्या मतलब, क्योंकि वहां भौतिक रूप से जाना